कहानी सुनो चैनल पर आप सुन रहे हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी द गिफ्ट ऑफ मेजाई या क्रिसमस का तोहफा मेरी यानी एडम सिद्दीकी की आवाज़ में। महज $1 और 87 सेंट। $1 और बस 87 सेंट। इसमें से भी 60 सेंट पैनी छोटी रेज़गारी के रूप में थे। ये सब डेला ने कभी परचून वाले, कभी सब्जी वाले, कभी गोश्त बेचने वाले कसाई के साथ बेहद चतुराई दर्शाकर एक एक दो दो करके इकट्ठा किए थे। उनके साथ सौदेबाजी करते हुए, कंजूस होने का तमगा खामोशी से सहन करते हुए उसके गाल लाल हो उठते थे। डेला ने धन को 3 बार गिना। $1 और 87 सेंट, और अगले ही दिन क्रिसमस था। ऐसी हालत में अपने गंदे छोटे पलंग पर गिरकर बिलखने के अलावा और रास्ता ही क्या था, तो डेला ने भी वैसा ही किया। इससे एक ख्याल को बल मिलता है कि ज़िंदगी सिसकी, आहों और मुस्कुराहटों का नाम है। उसमें भी प्रमुखता सिसकियों और आहों की ही है। चलिए, जब तक यह गृहिणी वेदना की एक स्थिति से दूसरी में जा रही है, हम उसके घर पर एक नज़र डाल लेते हैं। $8 प्रति सप्ताह किराए का फ्लैट, जिसका बखान तो क्या किया जाए। इतना ही कहना काफ़ी होगा कि जिनकी आमदनी कम होती है वे ऐसे ही घर तलाशा करते हैं। नीचे दालान में एक मेल बॉक्स था जिसमें कभी कोई पत्र नहीं आता था, और बिजली का एक बटन था जिसको दबाकर कोई व्यक्ति घंटी की आवाज़ नहीं सुन सकता था। वहीं पर लगी हुई एक तख्ती पर लिखा था, जेम्स डिलिंघम यंग। डिलिंघम शब्द उस समय नत्थी किया गया था जब खुशहाली थी, जब उन्हें प्रति सप्ताह $30 मिला करते थे। अब जब कमाई घटकर $20 रह गई है, डिलिंघम के अक्षर धुंधले नजर आते हैं, मानो वे अपने पहले अक्षर दी में सिकुड़ जाने की आरजू रखते हों। जब कभी भी जेम्स यंग घर आता और ऊपर वाले फ्लैट में पहुंचता, उसे जिम नाम से बुलाया जाता। उसकी पत्नी, जिसे हम डेला के नाम से जानते हैं, अपनी बाहों में जकड़ लेती। डेला ने सिसकना बंद कर दिया और पाउडर लगाने का पफ अपने गालों पर रगड़ने लगी। वह खिड़की के पास खड़ी हुई और घर के पिछवाड़े में एक भूरी बिल्ली को एक भूरी दीवार पर धीरे धीरे चलते देखते रही। कल क्रिसमस है और उसके पास महज $1 और 87 सेंट है, जिसे जिम के लिए वह कोई तोहफा खरीद सके। न जाने कितने महीनों से वह एक एक करके पैनी पैनी बचत कर रही है, और उसका यह नतीजा, एक सप्ताह में $20 से होता क्या है। खर्च उसके अनुमान से अधिक हो गया था। खर्च हमेशा ही अधिक हो जाया करता है। जिम के लिए तोहफा खरीदने को सिर्फ $1.87। उसका प्यारा जिम। उसके लिए कोई शानदार वस्तु लाने की योजना बनाने में उसने कितने सुखद पल बिता दिए थे। कोई बेहतर, अनोखी और मूल्यवान वस्तु, कुछ ऐसी जो जिम के पास रहने का सौभाग्य पाने की सलाहियत रखती हो। कमरे में 2 खिड़कियों के बीच एक बड़ा आईना था। शायद ही कभी इस $8 प्रति सप्ताह वाले कमरे ने कभी ऐसा बड़ा आईना देखा हो। कोई बेहद पतला और चतुर शख्स ही उन लंबी किनारियों में अपनी छाया देखकर अपनी शक्ल का सही सही अनुमान लगा सकता था। डेला भी छरहरी काया होने के कारण इस कला में दक्ष थी। अचानक खिड़की से घूमकर वह आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, किंतु उसके चेहरे की रंगत कुछ ही क्षणों में बदलती जा रही थी। उसने जल्दी से अपने बालों को खोल दिया और उन्हें पूरी लंबाई में नीचे तक गिर जाने दिया। यंग परिवार के पास 2 वस्तुएं थीं जिन पर दोनों को बेहद नाज था। एक थी जेम्स की सोने की घड़ी, जो कभी उसके पिता और दादा के पास भी रह चुकी थी। दूसरी थी
डैला के बाल। यदि सड़क के दूसरी तरफ फ्लैट में खुद शीबा की रानी रह रही होती तो उसके हीरे जवाहरात और तोहफों को कमतर दिखाने के लिए डैला अपने बालों को सुखाने के नाम पर एक दिन खिड़की से बाहर लटकाए रखती। और यदि बादशाह सोलोमन भी वहां अपने खजाने का ढेर लगाकर द्वारपाल की तरह खड़े होते तो महज ईर्ष्यावश उनका दाढ़ी नोचना देखने के लिए जिम उधर से गुजरते हुए अपनी घड़ी निकालकर वक्त ज़रूर देखता। डैला के खूबसूरत बाल किसी भूरे झरने की तरह चमकते हुए लहराकर लटक रहे थे। वे उसके घुटनों के भी नीचे पहुंच रहे थे और किसी सीमा तक उसके लिए एक कपड़े का काम दे रहे थे। फिर डैला ने उन्हें निराशापूर्वक बांध लिया। एक पल के लिए वह कांप उठी, फिर खामोश खड़ी रही और उसकी आंख में एक या दो बूंद आंसू टपक पड़े उस पुरानी लाल दरी पर। उसने अपनी पुरानी लाल जैकेट पहनी और वैसा ही हैट लगाया। स्कर्ट को एक गोलाई देकर आंखों में अभी भी वही पैनी चमक लिए हुए वह जल्दी से बाहर निकल गई और सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। जहां वह रुकी वहां लिखा था, मैडम सॉफ्रोनी, हर तरीके के बाल प्रसाधनों की विक्रेता। डैला तेजी से एक मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गई और हाँफती हुई स्वयं को संभालने लगी। दुकान की मालकिन बेहद मोटी और गोरी नाटी स्त्री थी। डैला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? मालकिन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम तो बाल खरीदते ही हैं। ज़रा अपना हैट उतारो और बालों पर एक नज़र डालने दो। भूरे बालों का झरना उमड़ पड़ा। अपने दक्ष हाथों से बालों को आंकते हुए महिला बोली, $20। डैला कह उठी, ठीक है, जल्दी कीजिए। ओह, अगले 2 घंटे तो सुनहरे पंखों पर उड़ गए। इस वक्त वह जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए दुकानें छान रही थी। अंततः उसे एक चीज़ मिल ही गई जो महज जिम हेतु ही बनी थी, अन्य किसी के लिए नहीं। उसके समान कोई और चीज़ किसी अन्य दुकान में नहीं थी। उसने सभी दुकानें देख डाली। वह चीज़ थी साफ और सादी प्लैटिनम से बनी जेबी चेन, जिसका वास्तविक मूल्य ऊपर की दिखावट में ना होकर उसकी अनोखी धातु में निहित था, जैसा कि हर अच्छी वस्तु का होना चाहिए था। वह जेबी चेन उस घड़ी के ही लायक थी। जैसा कि उसने उसे देखा, उसे आभास हुआ कि वह जिम की ही थी। वह जिम जैसी ही थी, कीमती और खामोश, ये दोनों गुण ही उसमें अंतर्निहित थे। उसके $21 अदा करके शेष 87 सेंट लिए डैला घर लौट आई। घड़ी के साथ वह चैन होने पर जिम अपने दोस्तों के बीच जरूर अब वक्त देख सकता था। इतनी शानदार घड़ी होने के बावजूद चेन के बजाय पट्टा होने की वजह से जिम इसे निकालने में शर्माता था। घर पहुंचने पर तर्क और विवेक के समक्ष डैला का नशा ज़रा उतरा। उसने अपने बालों में लगे छल्ले निकाल लिए और गैस जलाकर काम करने लगी ताकि उदार प्रेम के जोश में हुई इस बर्बादी की वेदना कुछ कम हो सके। तकरीबन 40 मिनट में उसका सिर छोटे छोटे पास पास जुड़े हुए घुंघराले बालों के छल्लों से ढक गया, जिससे वह विद्यालय में मुँह चुराने वाली किसी लड़के जिसने दिखने लगी। उसने आईने में अपनी आकृति को बहुत देर तक सतर्कता और आलोचनात्मक नज़रों से देखा। डैला ने खुद से कहा, यदि दोबारा मुझे देखे बिना ही कहीं जिम ने मुझे कत्ल नहीं कर दिया तो वह अवश्य कहेगा कि मैं कोनी द्वीप की कोई नटनी जैसी लगती हूँ। ओफ, लेकिन मैं करती भी तो क्या? $1 और 87 सेंट से भला मैं करती भी तो क्या? 7 बजे तक कॉफ़ी तैयार हो चुकी थी और मांस के टुकड़े तलने के लिए स्टोव पर कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। जिम को कभी देर नहीं होती थी। डैला अपने हाथ से उस चेन को मेज़ के एक कोने पर रखकर करीब बैठ गई, जिसके पास से होकर जिम प्रतिदिन भीतर आता था। तभी उसने नीचे जाने की पहली मंजिल पर
कदमों की आवाज़ सुनी और एक पल के लिए उसका रंग उड़ गया। रोज़ की सामान्य बातों के लिए ईश्वर से खामोशी से प्रार्थना करने की उसकी आदत थी और तभी उसके होठों से एक दुआ निकली, ईश्वर, जिम को ऐसी बुद्धि देना कि वह अब भी मुझे खूबसूरत समझे। दरवाज़ा खुला और जिम ने भीतर आकर उसे बंद कर दिया। वह पतला दुबला और गंभीर लड़का था। बेचारा अभी सिर्फ 22 साल का ही हुआ था और ऊपर से गृहस्थी का दायित्व। उसे नए ओवरकोट की ज़रूरत थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। द्वार के अंदर आकर जिम थम गया, जैसे बटेर की महक पाकर शिकारी कुत्ता ठहर जाए। अचल, स्थिर, उसकी नज़र डैला पर टिकी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी भाषा थी जिसे डैला पढ़ नहीं सकी। इस कारण वह एकदम सहम गई। यह भाषा न गुस्से की थी, न विस्मय की, न नामंजूरी की, न खौफ की। न वह कोई ऐसी भावना थी जिसे बर्दाश्त करने के लिए डैला खुद को दोपहर से तैयार कर रही थी। अपने चेहरे पर यह खास भाव लिए जिम डैला को घूरता रहा। डैला बेचैन होकर मेज से उठी और उसके करीब आ गई। वह रुआं से स्वर में कहने लगी, प्रिय जिम, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। मुझे अपने बाल कटवा कर बेच देने पड़े क्योंकि तुम्हें तोहफा दिए बिना मैं ये क्रिसमस नहीं मना सकती थी। बालों का क्या है, ये तो घर की खेती है, फिर से उगाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जिम, क्रिसमस मुबारक हो। हमें खुश होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा तोहफा खरीदा है। क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए? जिम ने बड़ी कोशिश करते हुए पूछा, जैसे बेहद मानसिक मेहनत करने के बाद भी वह इस जाहिर सत्य तक पहुंच नहीं पाया हो। हाँ, कटवा दिए और बेच भी दिए, डेला ने कहा। इस ऐसे बात मत करो। क्या तुम मुझे पहले की तरह नहीं चाहते? जिम, बालों के बिना भी तो मैं वही हूँ, है ना? जिम ने सवाल भरी नज़रों से कमरे के चारों तरफ देखा। अहमक की भांति वह फिर कह उठा, तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए? डेला रुआंसी हो उठी। उन्हें तलाशने की अब क्या ज़रूरत है जिम? वे बेच दिए गए। मैं कहती हूँ वो कटवा दिए गए और बेच दिए गए। क्रिसमस की शाम है प्रिय, मुझे माफ़ करना, पर मैंने ऐसा तुम्हारे लिए ही किया है। अचानक गंभीर स्वर के बजाय मुलायमियत उड़ेलकर डैला कहने लगी, संभवतः मेरे सर में बाल तो गिनती के थे, किंतु मेरे लिए जो तुम्हारा प्रेम है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। क्या मैं तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ बना दूँ? अपनी बेहोशी से जागता हुआ जिम किनारे बैठ गया। उसने डैला को सीने से लगा लिया। अब कुछ देर बाद हम दूसरी दिशा में किसी अतार्किक मुद्दे पर सतर्कता से पड़ताल करेंगे। हफ्ते के $8 हों या साल के 10 लाख, क्या अंतर है? किसी गणितज्ञ या बुद्धिमान व्यक्ति से पूछिए तो वह गलत जवाब देगा। महंगाई में अनमोल तोहफे देने का रिवाज था, किंतु यह तोहफा उनमें से नहीं था। इस मुश्किल विचार पर बाद में रोशनी डाली जाएगी। अपने ओवरकोट की जेब में से जिम ने एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर रख दिया। जिम बोला, मुझे गलत मत समझना डैला। मेरे विचार से संसार की कोई वस्तु, चाहे वह बाल कटवाना हो या कुछ और, मेरी पत्नी के लिए मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती। किंतु यदि तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे क्यों निस्तब्ध कर दिया था। सफ़ेद उंगलियों ने तेजी से उस कागज़ और डोरी को फाड़ डाला और तभी प्रसन्नता की एक उल्लास भरी चीख निकली। और फिर ये क्या, आंसू! सब कुछ नारी सुलभ आंसुओं और सिसकियों में बदल गया, जिसे रोकने के लिए जिम को अपनी तमाम मेहनत करनी पड़ी। वहाँ बिखरे थे कंघे, मांग में लगाने और बालों के पीछे लगाने के लिए कंघे, जिन्हें डैला ने बाजार की बड़ी दुकान की खिड़कियों में देखकर उन्हें पाने की कई महीनों तक
पूजा की थी। सुंदर बेशकीमती कंघे, शुद्ध कछुए की पीठ की खाल के बने हुए, जिनके गोल किनारों पर जड़े हुए नग उन गायब हुए केशों के रंग पर जचते। डैला जानती थी कि वे बेहद मूल्यवान थे और हताश दिल से वह उन्हें बस चाहने की उम्मीद ही कर सकती थी। आज जब वे उसके अपने थे तो उसके पास घुंघराले बाल नहीं थे जिन पे वह उन्हें सजाती। वे बाल जा चुके थे। डैला ने उन कंघों को छाती से लगा लिया और अंततः अपनी आंसू भरी आंखों को ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, फिक्र मत करो। और फिर डैला किसी झुलसी हुई बिल्ली की भांति उछली और बोली, ओह ओह। जिम ने अब तक अपने तोहफे को तो देखा ही नहीं। उसने उत्सुकता से जेबी चेन को खुली हथेली पर रखकर जिम के सामने बढ़ा दिया। उस अनमोल जड़ धातु में जैसे उसकी उज्ज्वलता और उत्कट चेतना चमक रही थी। शानदार है कि नहीं जिम? इसके लिए मैंने पूरा शहर छान मारा। अब तुम्हें दिन में 100 दफ़ा घड़ी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम्हें शर्माना नहीं पड़ेगा। ज़रा अपनी घड़ी तो देना, उस पर लगा कर देखूं यह कैसी लगती है। जिम सोफे के एक तरफ ढह गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों के बीच छुपा लिया। वह बोला, डैला, क्रिसमस के इन उपहारों को कुछ देर के लिए अलग रख दो और अलग ही रहने दो। वे इस समय काम में ना आने वाली वस्तुएं हैं। वे बेहतरीन हैं। तुम्हारे कंघे खरीदने के लिए मैंने वो घड़ी बेच दी। अब तुम वो पकौड़े बना दोगी? संभवतः आप जानते होंगे कि मेजाई बुद्धिमान लोग थे, अनोखी मेधा वाले लोग जो नींद में सोए हुए ईसा के लिए तोहफे ला रहे थे। उन्होंने क्रिसमस पर उपहार देने की परंपरा शुरू की थी। बुद्धिमान होने के कारण उनके तोहफे भी विवेकपूर्ण होते थे। संभवतः किसी वस्तु के 2 बार आ जाने पर उसे तब्दील कर देने की भी व्यवस्था थी। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट में रहने वाले 2 मासूम युवाओं का घटना रहित विवरण टूटी फूटी शैली में बयान किया है, जिन्होंने एक दूसरे के प्यार में अपनी सबसे प्यारी वस्तुओं को बिना सोचे समझे कुर्बान कर दिया। कहानी सुनो चैनल पर आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी द गिफ्ट ऑफ मैजाई का हिंदी वर्जन, क्रिसमस का तोहफा, मेरी यानी एडम सिद्दीकी की आवाज़ में। कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहें चैनल कहानी सुनो।